हेलो डियर्स, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, क्वांटम नंबर्स अच्छे से तैयार कर लिया होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। आज हम देख रहे हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल की शेप कैसी है ये हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑर्बिटल की शेप जिसका यूज करके पता की जाती है उन्हें बोलते हैं बाउंड्री सरफेस डायग्राम। क्या नाम दिया जाता है, बाउंड्री सरफेस डायग्राम का यूज करके हम पता करते हैं ऑर्बिटल की शेप कैसी है, या इसको बोलते हैं चार्ज क्लाउड डायग्राम भी बोलते हैं। क्या नाम दिया जाता है, चार्ज क्लाउड डायग्राम का यूज करके हम ये पता करते हैं कि जो आपके ऑर्बिटल की शेप है वो कैसी है। यानी कि एस ऑर्बिटल देखा, पी ऑर्बिटल देखा, डी ऑर्बिटल देखा, एफ ऑर्बिटल देखा, उनकी शेप कैसी होती है, उनकी शेप के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। शेप को डिस्कस करने से पहले आप ये बताओ साई क्या पढ़ा था आपने। साई पढ़ा था वेव फंक्शन। क्या पढ़ा था हमने, वेव फंक्शन पढ़ा था। साई को पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। विच हैव नो फिजिकल मीनिंग, इसका कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं होता। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इट हैव नो फिजिकल मीनिंग, इसका कोई भी क्या नहीं होता है, फिजिकल मीनिंग नहीं होता है। लेकिन हम क्या करें, फिर भी इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, फिर भी ये कह रहा है अगर हम एक डायग्राम, एक ग्राफ प्लॉट करें किसके बीच में, आपका जो वेव फंक्शन है उसके बीच में, और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, ये डिस्टेंस बढ़ रही है, तो इस डिस्टेंस के बीच में, इस डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, आर। आर जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो। तो आप क्या करते हो, जब इस वेव फंक्शन और आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ मिलता है। उन्हीं ग्राफ को देखते हुए एक सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ बाद में मैक्स बोर्न नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया। किसने किया, मैक्स बोर्न एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने फिर एक्चुअलिटी ग्राफ प्लॉट किया। किसके बीच में, उसने कहा हम साई नहीं ले रहे, हम साई स्क्वायर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, साई स्क्वायर। क्योंकि साई स्क्वायर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, जहां पे मैक्सिमम होती है। इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जहां पे सबसे ज्यादा होती है, उस एरिया को हम किससे डिनोट करते हैं, साई स्क्वायर से। बताया था नहीं बताया था, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, उसको हम बोलते हैं साई स्क्वायर। तो इसने कहा जब हम साई स्क्वायर और आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं दो ऑर्बिटल के लिए, सबसे पहले लिया 1s ऑर्बिटल और दूसरा कौन सा ऑर्बिटल लिया, 2s। इन दोनों के लिए ग्राफ प्लॉट किए। पहले हम 1s ऑर्बिटल के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो मैक्स बोर्न ने क्या देखा, हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं पहले 1s ऑर्बिटल के लिए। तो 1s ऑर्बिटल के लिए ग्राफ प्लॉट किया, कैसा मिला 1s ऑर्बिटल के लिए कुछ ग्राफ। तो जो 1s ऑर्बिटल का ग्राफ था वो कुछ इस टाइप का था। मतलब क्या कह रहा है भाई, ये ग्राफ ध्यान से देखिएगा। ये ग्राफ कह रहा है जब हम न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है, इससे दूर जाते जा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ रही है, दूर जा रहे हैं। जब ये न्यूक्लियस के नजदीक था तो देखिएगा इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन जहां पे मैक्सिमम होती है वो है ये साई स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन देख रहे हो यहां से यहां तक मैक्सिमम थी, इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे ज्यादा थी जब ये न्यूक्लियस के नजदीक था। जैसे जैसे दूर आते गए, देखो इतनी दूरी आए थे, इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना जीरो हो गई। क्या हो गई, जीरो हो गई है। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो जीरो ही रहती है, किसके लिए, 1s ऑर्बिटल के लिए। तो यहां से क्या आइडिया लगाया गया, इससे आइडिया लगाया गया, इसका मतलब 1s ऑर्बिटल में ओनली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो केवल और केवल किसके चारों तरफ मिलते हैं, ये इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ मिलते हैं। कहां पे मिलते हैं, 1s ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन केवल और केवल किसके नजदीक मिलते हैं, न्यूक्लियस के नजदीक। उसके बाद न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो क्या है, इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाएगी। फिर क्या किया गया, एक और ग्राफ प्लॉट किसके बीच में, इस बार फिर से साई स्क्वायर और आर, लेकिन इस बार कौन सा ऑर्बिटल ले लिया, 2s। जब 2s ऑर्बिटल के लिए ग्राफ प्लॉट किया गया तो ये ग्राफ देखिएगा, जैसे ही न्यूक्लियस से दूर जाते गए एक बार तो इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना जीरो होगी,
और फिर थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना बढ़ गई और वापस जीरो होगी। देखिएगा यहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे ज्यादा थी जब न्यूक्लियस के नजदीक था, दूर गए इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना जीरो, वापस और आगे बढ़े फिर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना बढ़ गई, फिर दूर गए, उसके बाद तो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना कम होती ही गई। तो 2s ऑर्बिटल में एक बार इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना बिल्कुल जीरो हो गई, फिर बढ़ गई, फिर वापस डिक्रीज हो गई। तो ये क्या मतलब है इन सब का? इनका मतलब निकाला गया। तो मैक्स बोर्न ने क्या कहा? उसने कहा जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, उस एरिया को हम बोलेंगे नोड। क्या बोलेंगे? नोड। क्या बोला जाता है? नोडल सरफेस या नोड। तो नोड क्या है? इट इज द एरिया वेयर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज जीरो, जहां पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, नो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, नो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलते ही नहीं है, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना जीरो है, उसे इसने क्या नाम दे दिया? नोड। इसका मतलब 2s ऑर्बिटल में एक नोड है जो क्या है, यहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना कम हो गई, उसके बाद आगे बढ़े तो इलेक्ट्रॉन फिर बढ़ गए और वापस फिर से क्या हो गई? जीरो। तो ये बीच में जो आता है ना कुछ समय के लिए जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना फिर से बढ़ जाती है, जहां पे बीच में इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाती है, उसे हम क्या नाम देते हैं? नोड देते हैं। उसको भी हम क्या नाम देते हैं? इससे भी ये आइडिया लगाया गया, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 2s ऑर्बिटल में भी, पहले ये न्यूक्लियस के चारों तरफ है, फिर बीच में ये ऐसा एरिया आ गया जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं, उसके बाद फिर से इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना क्या हो गई? बढ़ गई या नहीं बढ़ गई? ये देखो बढ़ी हुई थी। इसका मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ इनकी भी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऐसे ही है जैसे 1s ऑर्बिटल में था, लेकिन यहां पे क्या है, एक बार इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना ज्यादा है, फिर जीरो हो गई, फिर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना फिर बढ़ गई। यहां पे जहां पे जीरो है, ये इस एरिया को इसने क्या नाम दे दिया? नोड नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया गया? नोड नाम दे दिया गया। और इसी को यूज करते हुए इसने एस ऑर्बिटल की शेप बनाई। इन डायग्राम्स को यूज करते हुए इन्होंने क्या किया? इन ग्राफ को यूज करके पहले बाउंड्री सरफेस डायग्राम या चार्ज क्लाउड डायग्राम बनाए। इन दोनों ग्राफ को देख के इन्होंने बनाए पहले बाउंड्री सरफेस डायग्राम या जिनका नाम होता है चार्ज क्लाउड डायग्राम, और इन डायग्राम से फिर क्या बताई? शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो अब क्या किया गया? फ्रॉम दीज ग्राफ वी प्लॉट द बाउंड्री सरफेस डायग्राम। देखिएगा बाउंड्री सरफेस डायग्राम क्या होते हैं। तो आप क्या करोगे? बाउंड्री सरफेस डायग्राम कैसे प्लॉट करोगे देखते हैं। फॉर द 1s ऑर्बिटल एंड 2s ऑर्बिटल वी प्लॉट द बाउंड्री सरफेस डायग्राम। तो ये क्या कह रहा है? देखिएगा ये न्यूक्लियस है। क्या माना गया? जब हमने ग्राफ देखा था ये 1s ऑर्बिटल का, तो कंटिन्यूअसली हाई थी और एकदम क्या हो गई थी? इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना जीरो हो गई थी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो न्यूक्लियस के नजदीक, न्यूक्लियस के चारों तरफ हाई है, उसके बाद एकदम से क्या होगी? जीरो। ये देखिएगा ये न्यूक्लियस के नजदीक जो है वेरी हाई है, चारों तरफ है, बहुत ज्यादा है, उसके बाद एकदम से क्या हो गई? जीरो हो गई। बिल्कुल क्या हो गई? जीरो हो गई। इसका आइडिया क्या लगाया गया? इससे आइडिया ये लगाया गया, इसका मतलब ये सभी जगह इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं। ये कौन सा ऑर्बिटल में फैले हुए हैं? 1s, क्योंकि हमने 1s का डायग्राम देखा। तो ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम इस टाइप का बनाया गया, भाई जनरल आइडिया, रफ आइडिया लगाना, और इसको यूज करके इन्होंने बताया जो s ऑर्बिटल की शेप है, इसका मतलब वो स्फेरिकल है। कैसी है? सफेरिकल है, तभी तो ये चारों जगह फैला हुआ है। कैसी शेप है? सफेरिकल है। तो इन्होंने बाउंड्री सरफेस डायग्राम बनाया। फ्रॉम दिस बाउंड्री सरफेस डायग्राम दे कंक्लूडेड दैट शेप ऑफ द एस ऑर्बिटल इज सफेरिकल। कैसी होती है? क्यों? न्यूक्लियस के चारों तरफ है, ये डायग्राम बता रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, वो यानी कि वो एस ऑर्बिटल में चारों तरफ ज्यादा मिल रहे हैं। इसका मतलब इसकी कैसी शेप थी? सफेरिकल थी। पता चल गया? तो एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल। लेकिन एक डिफरेंस था, 1s ऑर्बिटल से 2s ऑर्बिटल की शेप भी स्फेरिकल थी, लेकिन इसका साइज कैसा था? लार्ज। अगर आप 3s ऑर्बिटल के देखोगे तो और साइज कैसा होगा? लार्ज। जैसे जैसे क्या है, सेल बढ़ती जाएगी, s ऑर्बिटल की शेप साइज बढ़ता जाएगा। 1s ऑर्बिटल की भी स्फेरिकल है, 2s ऑर्बिटल की भी स्फेरिकल है, 3s ऑर्बिटल की भी स्फेरिकल है, लेकिन साइज
1s का सबसे स्मॉल, 2s का थोड़ा सा लार्ज, 3s का और क्या हो जाएगा लार्ज। एज द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज साइज ऑफ द s ऑर्बिटल शेप इंक्रीजेज। s ऑर्बिटल की शेप का जो साइज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूसली क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। अब जो हमें ये नोड मिले, फिर 2s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल का शेप कैसा था, डायग्राम ये ऐसा था, ठीक है। इसलिए क्या देखा गया, इसका भी बाउंड्री सरफेस डायग्राम बनाया गया। देखिएगा इसका बाउंड्री सरफेस डायग्राम कैसा बनाया गया। ये 2s ऑर्बिटल है, सबसे पहले ये न्यूक्लियस है, पहले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक चारों तरफ ये मिल रहे, बहुत ज्यादा मिल गए। फिर बीच में ये क्या आ गया, नोड, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसके बाद फिर से ये इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना, ये देखिएगा फिर से इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना बढ़ गई है, ठीक है। इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में ये क्या एक नोड है। इस जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको हमने क्या नाम दिया, नोड। और ये नोड कैसा है, स्फेरिकल है, इसलिए इस नोड को कैसा नोड बोलते हैं, स्फेरिकल नोड। कैसा नाम देते हैं, स्फेरिकल नोड, या रेडियल नोड भी नाम देते हैं इसको, स्फेरिकल नोड, या फिर क्या नाम दिया जाता है इसको, रेडियल नोड भी नाम दिया जाता है। क्या नाम देते हैं इसको, स्फेरिकल नोड, या फिर इसको क्या नाम दिया जाता है, रेडियल नोड्स भी नाम दिया जाता है इसको। पता चल गया, स्फेरिकल या रेडियल नोड्स हो जाएगा, ये हमें पता चल गया। अब ये देखिएगा साइज बढ़ गया नहीं बढ़ गया, तो मुझे तुम्हें बताना था इस जो नोड है इसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल, या इसको हम क्या नाम देते हैं, रेडियल नोड्स भी नाम देते हैं। रेडियल नोड्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो रेडियल नोड्स है या स्फेरिकल नोड है, इसके निकालने का फॉर्मूला लिख लो, n-l-1, ये फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला टू कैलकुलेट रेडियल नोड्स, या जिसको मैंने नाम दिया स्फेरिकल नोड, इज इक्वल टू क्या हो गया, n-l-1 होता है, ठीक है। अब आप वो देख लेना, हो जाएगा। 1s ऑर्बिटल में कोई नोड नहीं था, देखा था ना आपने, बीच में कोई जगह खाली नहीं थी। आप ये फॉर्मूला लगा के निकाल के देख लेना, उसमें आएगा ही नहीं, हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जब डायग्राम, इन बाउंड्री सरफेस डायग्राम का यूज करके देखा गया, तो जो s ऑर्बिटल की शेप आई थी वो कैसी आई थी, स्फेरिक। तो अब देखिएगा, हमने s ऑर्बिटल की शेप तो पता कर ली, s ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है, उनमें जो नोड होते हैं उनको रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड पता कर लिया। अब देखिएगा p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल की भी शेप कैसी देखी गई, इसका भी बाउंड्री सरफेस डायग्राम बनाया गया, एक रफ आइडिया लगाया गया भी ऐसा होता है। जैसे कि s ऑर्बिटल में तो क्या था, न्यूक्लियस के चारों तरफ ही ज्यादा मिलने की संभावना थी इलेक्ट्रॉन, जो हमने वो ग्राफ प्लॉट किया उससे मिला था ना, इसलिए स्फेरिकल नोड। जब p ऑर्बिटल के बारे में ऐसे ही देखा गया तो क्या पाया गया, इसकी जो शेप थी वो डंबल शेप आ रही थी। कैसी आ रही थी, डंबल शेप, DOUMBLE, डंबल शेप इसकी आ रही थी। मतलब इस बार क्या किया गया, ये एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में होती है। क्यों, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक px, एक py और कौन सा होता है, pz। मान लेते ये x और ये क्या ले ली, y, तो ये आपकी शेप आ रही थी, यही है। ये देखिएगा, एक डंबल ये रही और दूसरी डंबल ये रही, इनको बोलते हैं लोब्स। क्या बोला जाता है, लोब्स। इस टाइप की शेप आई तो इसको बोलते हैं डंबल शेप। और डंबल शेप में 2 लोब होती है, एक और एक ये रही। इन दोनों लोब्स में इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना इक्वल है। इन बोथ लोब्स इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज इक्वल एंड मैक्सिमम। इक्वल भी होती है और मैक्सिमम, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है और इक्वल भी है। अब ये बताइएगा, यहां पे तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब तो न्यूक्लियस में क्या है, देयर इज, न्यूक्लियस को क्या माना गया, ओरिजिन। तो p ऑर्बिटल ओरिजिन फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड फ्रॉम द डंबल शेप। कैसी शेप बना लेता है, डंबल शेप। इसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz, तीनों की कैसी शेप होती है, डंबल शेप होती है। इनकी कैसी शेप होती है, डंबल शेप। फ्रॉम द बाउंड्री सरफेस डायग्राम हमें पता किया था। इतने ज्यादा डिटेल हमारे पास नहीं है, सिर्फ इतना याद होना चाहिए, इसके अंदर कैसी शेप होती है, डंबल शेप। लेकिन इसके अंदर क्या कह रहा है, स्फेरिकल नोड तो है ही है, वो कैसे बना वो हमें इतना ज्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है, पहले भी बता रहा हूं। इसके अंदर एक नए टाइप का नोड आता है जिसको बोलते हैं एंगुलर नोड। क्या नाम दिया जाता है, एंगुलर नोड दिया जाता है। एंगुलर नोड की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, एंगुलर नोड निकालने का फॉर्मूला होता है इक्वल टू एल। किसके इक्वल होता है, एल के इक्वल होता है अभी एंगुलर नोड। कैसे पता किया गया, मान लेते हैं अब एक्स एक्सिस के अलोंग ये px ऑर्बिटल है, ठीक है। तो जो ये वाली है इसमें इधर
इधर तो कोई लोब है ही नहीं, यहां पे कोई लोब नहीं है जो वाई एक्सिस के अलोंग है, यहां पे कोई लोब नहीं है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो यहां पे भी नोड होंगे, उन नोड्स को हम क्या नाम देंगे, एंगुलर नोड। नोड क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है और इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इन नोड को क्या नाम दे दिया, सफेरिकल नोड। तो हमें पता चल गया, पीछे आए थे, अब इसमें हमें एक नए नोड मिले, कौन सा, एंगुलर नोड। कौन सा मिला, एक नया नोड मिला जिसको हम एंगुलर नोड बोलते हैं। कैसे वो एंगुलर नोड, अरे पी एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग ये आपका ऑर्बिटल बन गया, तो वाई एक्सिस तो ये फ्री पड़ा हुआ है, फ्री पड़ा या नहीं पड़ा, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई लोब नहीं है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे हैं तो इन नोड्स को हम कौन से नोड बोलेंगे, एंगुलर नोड। बोलो पता चल गया नहीं पता चल गया, एंगुलर नोड। तो ये था आपके पास एंगुलर नोड, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग है ये, तो दूसरी एक्सिस में कोई लोब ही नहीं है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उन्हें हम क्या नाम देंगे, एंगुलर नोड्स। अब इन दोनों को देखते हुए टोटल नोड निकालेंगे। टोटल नोड कैसे निकालोगे, इन दोनों को जोड़ दो, n-1 फॉर्मूला आ जाएगा। क्या फॉर्मूला आ जाएगा, तो टोटल नोड निकालने का फॉर्मूला n-1। नोड पता होगा, वेयर नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, जहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इसलिए क्या किया गया, इन सब की भी शेप पता चल गई थी भी, सबकी शेप पता चली तो क्या बना, ध्यान से देखिएगा, एक एक करके मैं पी ऑर्बिटल की शेप बना देता हूं। पी ऑर्बिटल की शेप कैसी बनेगी, सबसे पहले ये आपके पास है पी एक्स की, ये एक्स ले लिया, ये वाई, ये बन गया। उसके बाद आप कहोगे सर थोड़ी देर पहले, अरे वो तो दिखा रहा था मैं, एक्चुअल शेप ये है, एक्स पे लोब टाइप है, डंबल शेप है। आगे देखो, अब ये वाई वाला खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसे नोड पी वाई की बनानी है तो क्या करो, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो इस बार लोब यहाँ पे, तो इस बार यहाँ पे कोई लोब नहीं है, कोई लोब नहीं है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसे हम कौन सा नोड बोलेंगे, एंगुलर नोड। और इस बार ये मैंने क्या ले लिया, ये एक्स था, ये वाई था, ये जेड, इस बार जेड पे लोब बना दो, तो ये खाली पड़े हुए हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे, नोड्स, और इन नोड्स को क्या बोलेंगे, एंगुलर नोड्स। ये थी इनकी शेप, बस आपको ये याद रखना था, डंबल शेप। और डंबल शेप के साथ ये भी याद रखना, ये एक्सिस के ऊपर होते हैं, ऑन द एक्सिस। कहां पे होते हैं, बिल्कुल देखो एक्सिस के ऊपर है ये लोब, और यहां पे होते हैं ना तो इसको एक्सिस के बीच में मानते हैं। पता चल गया। इसी तरीके से क्या किया गया, यहां से थोड़ी बहुत बातें भी पता की गई। क्या पता किया गया, अब एक बात और बढ़ गई है, एक आपके पास दूसरी सेल के जो पी ऑर्बिटल होंगे उन्हें बोलेंगे 2p ऑर्बिटल। क्या नाम दिया जाएगा उन्हें, 2p ऑर्बिटल। एक आपके पास है 3p ऑर्बिटल और एक आपके पास है 4p। किसका साइज लार्ज होगा, अरे अभी तो बताया था सबसे लार्ज साइज 4p का, उससे जैसे जैसे सेल बढ़ती जाएंगी साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा इंक्रीज। फिर हम क्या किया, अब एंडिंग में क्या किया गया, डी ऑर्बिटल की शेप। एफ की तो हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे एमएससी में, डी ऑर्बिटल की शेप और देख लो कैसी है। डी ऑर्बिटल की जब शेप देखते हैं तो कैसी है, बाउंड्री सरफेस डायग्राम बना के इसकी भी शेप बनाई गई, तो इसकी शेप बनी डबल डंबल शेप, डबल डंबल शेप, और एक बनी डफनेट शेप, डफनट शेप। ये दो शेप आई। कैसे, आपने पढ़े थे डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, तीन ऑर्बिटल तो ये थे। एक था डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये भी था, और एक आपके पास था डी जेड स्क्वेयर। यही 5 ऑर्बिटल थे ना डी में। इन चारों की शेप जब देखते हैं तो इनकी है डबल डंबल। डबल डंबल मतलब मान लेते ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये देखिएगा, ये किसकी हो गई, डी एक्स वाई की शेप हो गई। इधर भी डंबल, इधर भी डंबल, इधर भी डंबल, इधर भी डंबल हो गया। ये आपके पास है डी एक्स वाई हो जाएगा। इसमें भी नोड्स है, इसमें कहां पे है, इस बार इन एक्सिस के ऊपर कोई भी देखो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहां पे नोड्स है या नहीं है, तो इनकी डबल डंबल शेप है। इन सब की, इन तीनों की इक्वल है, बिल्कुल ऐसी है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की कैसी है, ये एक्स ले लिया, ये वाई, इसकी बिल्कुल एक्सिस के ऊपर है, और इन तीनों की एक्सिस के बीच में है। इन तीनों की कहां पे है, बिटवीन द एक्सिस। देख लीजिएगा, ये एक्स और वाई, डी एक्स वाई। अगर वाई जेड की बनानी तो यहां पे जेड ले लो, जेड एक्स की बनानी है तो ये जेड ले लो और ये एक्स ले लो। देखो बन गई या नहीं बन गई। और ये क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन इसकी शेप कैसी आई, इसकी देखिएगा, ये जेड है, ये एक्स है। डफ नट शेप ऐसी थी भाई इसकी शेप, इसकी शेप सबसे अलग थी।
ये था dz स्क्वायर की बाउंड्री सरफेस डायग्राम का यूज करके इनकी शेप को भी कैलकुलेट किया गया। इस टाइप की शेप आई। ये हमारा था शेप का टॉपिक, नोडल सरफेस यानी कि रेडियल नोड्स, एंगुलर नोड्स, टोटल नोड्स। पता चल गया होगा कि स्फेरिकल जो एस ऑर्बिटल में आते हैं, रेडियल जो मैंने पी ऑर्बिटल में तुम्हें बताया था वो नोड्स हैं, और टोटल नोड्स n-1 हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स, और इसी के साथ हमारा लास्ट वीडियो है इस यूनिट का जो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एक वीडियो ऐसी भी लेके आएंगे जिसके अंदर इस यूनिट के कंप्लीट न्यूमेरिकल होंगे, डिफरेंट टाइप्स के, नीट लेवल के, IIT लेवल के, जेईई एडवांस के, वो भी हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।